नमस्कार साथियों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला ईसी अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। तो दोस्तों, आप इस तस्वीर को देखे काफ़ी कुछ समझ गए होंगे क्योंकि लगातार चर्चा में बना हुआ है इन दिनों अरावली रेंजेस। क्यों बना हुआ है, आखिर ये अरावली रेंजेस कहाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, पर्यावरणवादी क्या कहते हैं, आम जनता क्यों विरोध कर रही है कि अरावली को लेकर के जो डिसीजन आया है उसकी किस तरीके से व्याख्या करेंगी सरकार, जिसको लेकर के लगातार विरोध के स्वर बने हुए हैं कि दिल्ली एनसीआर की जो लाइफलाइन है अरावली, ना केवल ये दिल्ली के लिए बल्कि राजस्थान के लिए भी, हरियाणा के लिए भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी एक लाइफलाइन के तौर पे काम करती है। ये ना केवल वन्य जीवों को आश्रय देती है बल्कि दिल्ली के फेफड़े भी हैं, ये दिल्ली को साफ सुथरा रखती है। नहीं तो सोच के देखिए, दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, क्या स्थितियां बन जाए। तो चलिए आज विस्तार से जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया जिसके कारण इतना बखेड़ा खड़ा हो गया है। तो हमारी शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। चलिए, ये मैंने एक न्यूज़पेपर से कुछ लाइनें चुराई हैं, आपके सामने रखता हूँ। कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं, पर्वतों के बोलने से दिल डोलते हैं। 1982 में एक फिल्म आई थी जॉनी आई लव यू, उसमें इस गाने के जो बोल हैं आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे और शायद उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये शब्द हकीकत बन जाएंगे। आज वही बेजुबान पर्वत अरावली की पहाड़ियों के रूप में बोल रहे हैं। कैसे, देखिए, अवैध खनन, अवैध निर्माण, अंधाधुंध विकास ने अरावली को इतना ज़्यादा जख्मी कर दिया है कि आज ये बेजुबान चीख चीख के कह रहे हैं कि हमें बचाओ। और यहाँ के रहवासी जो हैं वे कह रहे हैं सेव अरावली कैंपेन चलाया जा रहा है, सेव अरावली सेव फ्यूचर। अरावली नहीं तो पानी नहीं, रेगिस्तान को रोको, अरावली को बचाओ। आज ये केवल एक स्लोगन नहीं रह गया है बल्कि ये एक हकीकत है उन करोड़ों लोगों की, उन वनजीवों की, उन पर्वतों की जिन्हें हम अरावली पर्वतमाला कहते हैं। सो चर्चा आखिर क्यों है अरावली की, इस पे बात करते हैं। देखिए, ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली, इस नाम से चर्चित ये जो पर्वतमाला है ये ना केवल भारत की बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, सबसे पुरानी जो हिल रेंजेस हैं उनमें से है, राइट। अब अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एक परिभाषा दी है कि किसे पहाड़ माना जाएगा, किसे नहीं माना जाएगा। और ये चर्चा क्यों चल रही है, ये चर्चा काफ़ी पुरानी है। ये चर्चा कुछ इस तरह से कि आखिर जंगल किसे माना जाए, पहाड़ किसे माना जाए और अरावली को संरक्षित कैसे रखा जाए, इन सारे मुद्दों पे बहुत पहले से लगातार चर्चाएं चल रही थी। तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि अरावली में जब अवैध उत्खनन हो रहे हैं, जगह जगह अवैध निर्माण हो रहे हैं, अरावली में वनों को काटा जा रहा है, विकास ज़्यादा जरूरी है या फिर हमारा पर्यावरण और स्वास्थ्य भी। देखिए, आप कितने ही विकसित क्यों ना हो जाएं, अगर आपको लेने के लिए सांस ना मिले, पीने के लिए पानी ना मिले और खाने के लिए भोजन ना मिले तो अंदाज़ा लगाइए वो विकास किसी भी काम का नहीं। तो कुछ इसी तर्ज को लेकर के शुरुआत हुई थी। अरावली के संरक्षण को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में एक परिभाषा देती है सरकार और सुप्रीम कोर्ट उस परिभाषा को स्वीकार कर लेता है। क्या है, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी परिभाषा जिस तरह से अपने फैसले में बताई है, वो कहते हैं कि अब केवल 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। यही समस्या की जड़ है क्योंकि अरावली की अगर 10,000 चोटियां हैं तो उसमें से करीब करीब 9,000 चोटियां ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से भी कम है। अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ मुश्किल से 10% अरावली ही बचेगा, रेस्ट ऑफ अरावली दिल्ली एनसीआर के विकास की भेंट चढ़ जाएगा। क्योंकि जब दिल्ली में बनाने होते हैं मकान, शहरों में बनाने होते हैं मकान, तो उनको चाहिए रोड़ी, ईंट या गिट्टी जिसे कहा जाता है। और ये कहाँ से आती है, ये सब आती है अरावली के पहाड़ों को खोद करके उन चट्टानों को क्रैशर में छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है और वही फिर खड़े हो जाते। तो अरावली के पहाड़ तो जरूर गुम हो रहे हैं, लेकिन जिन्हें शहर या हॉटस्पॉट कहा जाता तो गगनचुंबी इमारतें
पहाड़ के रूप में खड़ी हो रही हैं, लेकिन ये वो रोल प्ले नहीं करती कि जानवरों को आश्रय देती हों, हरियाली को उगने की जगह देती हों और पानी का संचयन करते हो, ये सब नहीं करती हैं। उल्टे ये तो पॉल्यूशन का केंद्र बन जाती हैं जो नई इमारतें होती हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। तो देखिए जो ये परिभाषा आई है, अब इससे जितनी भी पहले क्या होता था, इस परिभाषा से पहले सारी छोटी बड़ी पहाड़ियां, सब जंगल, सब अरावली के अंतर्गत आता था, लेकिन अब उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जमीन के फैसले के लिए केवल ऊंचाई ही पैमाना नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड, मतलब जो जमीन के जो रिकॉर्ड है जो कि राज्य सरकार हैं, उसमें वास्तविक स्थिति देखी जाएगी। तो आपको बहुत साफ साफ बता देता हूं कि अगर हम बात करें तो अरावली इस तरीके से 80% अरावली के पहाड़ जो हैं राजस्थान के अंदर, वे वन भूमि का हिस्सा नहीं रह जाएंगे। तो ये तो बहुत ही एक सोचनीय गंभीर समस्या है कि अगर इस तरह से राज्य सरकार के भरोसे अगर छोड़ दिया जाएगा अरावली के संरक्षण को, तो ये तय मान के चलिए कि अरावली बचने वाला नहीं है। अब अरावली को लेकर के जो विवाद है, अब देखिए क्या है कि जब ये परिभाषा दे दी गई है, अब किसी क्षेत्र को जंगल जैसा जो अभी तक माना जा रहा था, अब उसे राजस्व भूमि में, अगर वह गैर वन भूमि के रूप में अगर ऑलरेडी वो नोटिफाइड है, तो अब उसे पहाड़ों को काट दिया जाएगा, जंगलों को काट दिया जाएगा। और ऐसे में जो अरावली के कारण जो एक पर्यावरण जो बचा रहता था, वो सारा का सारा अब यहां पर नष्ट हो जाएगा। अब यहां देखना यह होगा कि किस तरह से पर्यावरण की मंजूरियां राज्य देगा या केंद्र देगा। यहां कुछ चीजें जान लेते हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें नहीं मालूम है कि अरावली कहां से कहां तक है। तो अरावली पर्वत जो है ये पश्चिमी भारत में, ये देखिए ये गुजरात से लेकर के राजस्थान और हरियाणा से होता दिल्ली तक जाता है। और अगर हम ये बात करें तो ये लगभग 2 अरब साल से अधिक पुरानी पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण पश्चिम से यहां से लेकर के ऊपर तक इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। जहां पर इसकी यहां इस एरिया में तो चोटी काफी ऊंची, जैसे माउंट आबू इसकी सर्वोच्च जो गुरु शिखर जिसे बोला जाता है, 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचा ये है, स्थान है। और लेकिन जैसे से दिल्ली की तरफ बढ़ते जाते हैं, हरियाणा दिल्ली की तरफ आते हैं, जैसे हरियाणा में सिर्फ 2 ही ऐसी चोटी हैं जो 100 मीटर से ऊपर की हैं। अंदाजा लगाइए तो हरियाणा में तो पूरा का पूरा अरावली खत्म कर दिया जाएगा। और दिल्ली में अगर हम बात करें तो जो जेएनयू जहां पे बना हुआ, जिस पहाड़ पे बना, वो अरावली का हिस्सा है। राष्ट्रपति भवन जिस रायसीना हिल पर बना है वो अरावली का हिस्सा है। तो ऐसे में तो अरावली बचने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां समस्याएं जो आती हैं कि कोर्ट का जो आदेश है इसको लेकर के समस्याएं पैदा हो गई हैं और पर्यावरणवादी जो हैं उन्हें अब डर है कि अरावली की सुरक्षा अब कमजोर हो जाएगी, क्योंकि अब भूमि जो है वन घोषित करने वाली जो बात आती है तो लैंड रिकॉर्ड में क्या है इस आधार पर देखी जाएगी, ना कि सिर्फ ऊंचाई के आधार पर। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर के जो एक नया फैसला दिया है, इससे पर्यावरणवादी और आम जनता के बीच में एक नई बहस छिड़ गई है और इसे कहा जा रहा है 100 मीटर का फैसला। और ये देखिए ये बड़ी समस्या पैदा करने वाला है। ये इसलिए समस्या पैदा करेगा क्योंकि जैसे मैं पूर्व में बता चुका हूं कि अरावली के लगभग 90% जो चोटियां हैं वे 100 मीटर से कम ऊंचाई की, और हरियाणा में तो सिर्फ 2 ही ऐसी हैं जो कि 100 मीटर से ऊपर की। इसका मतलब वहां तो पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। वो भी कहां, एक तोशाम का है और इसके अलावा महेंद्रगढ़, राइट, तो वहां का है। तो ध्यान रखें ये स्थितियां काफी खराब होने वाली हैं। अब अगर हम बात करें कि सेव अरावली ट्रस्ट के विशेषज्ञ हैं विजय बेजनवाल और नीरज श्रीवास्तव, उनका क्या कहना है। वे कहते हैं हरियाणा में सिर्फ 2 चोटियां ही 100 मीटर से ऊपर हैं, एक तोशाम जो कि जिला भिवानी में है और एक है महेंद्रगढ़ की माधोपुरा। अब अंदाजा लगाइए तो ऐसे तो पूरा का पूरा जो अरावली है हरियाणा में संरक्षण से बाहर हो जाएगा और जैसा मन करेगा वैसा राज्य सरकारें इसका फायदा उठाएंगी। वे कहते हैं कि इससे पूरे के पूरे इकोसिस्टम को खतरा है। अरावली अब तक थार में मरुस्थल से जो धूल भरी आंधियां उठती हैं उन्हें रोकने का काम करता था, भूजल को रिचार्ज करता था, जैव विविधता को बनाए रखता था। अगर संरक्षण कमजोर होता है तो वे कहते हैं ना तो धूल से बच पाएंगे और प्रदूषण भी बचेगा, काफी बढ़ेगा दिल्ली में। और ऐसे में
जो बोरवेल हैं वे सूखते चले जाएंगे, भूजल स्तर नीचे चला जाएगा और गर्मी और भी ज़्यादा प्रकोप पैदा करेगी, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होंगी और लोगों का पलायन होना शुरू हो जाएगा। देखिए इस चीज़ को मैंने महसूस किया है। मैं पिछले 22 सालों से रह रहा था दिल्ली में और फरीदाबाद में मेरा घर है, तो दिल्ली एनसीआर में। ऐसे में मैं भोपाल शिफ्ट हुआ हूँ 2023 में। उसके बाद से मैंने देखा लगातार जो कई मुझे परेशानियाँ होती थी कि लगातार हेडेक बने रहना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आके दूर होती चली आ रही। मेरे बेटे को जो जुकाम बना रहता था वो भी मतलब पोल्यूशन के कारण वहाँ इतनी समस्याएं थी। यहाँ अब ये हम पलायन कर रहे हैं अगर वहाँ से, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वे समृद्ध हैं तो वे भोपाल जैसे छोटे शहरों में, जो कि जहाँ पे सारी चीज़ें भी मिलती, वहाँ भी पलायन करके आ गए। लेकिन यहाँ पलायन ग्रामीणों का होगा, जानवरों का होगा, पशु पक्षियों का होगा। तो अगर वो देखा जाए तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। मनुष्य तो अपनी आवाज़ उठा लेगा, लेकिन जो पूरे इकोसिस्टम में जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे, वो अपनी आवाज़ कैसे उठाएंगे? तो एक बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। देन फिर अगली बात आती कि आखिर ये सब चल क्यों रहा है, ये सब हो क्यों रहा है, तो किसे फायदा होगा इससे? तो सीधी सी बात है, आम जनता को तो फायदा नहीं होने वाला, उद्योगपतियों को। देखिए जनता को हम मान लेते कि उनको सस्ता मिल जाएगा, रोड़ी वगैरह नहीं मिलने वाला, क्योंकि देखिए इसमें छुपा हुआ करप्शन। अगर कोई भी क्रैशर से लेकर शहर तक कोई आता है तो जगह जगह चेक पॉइंट के लिए पुलिस वाले खड़े होते हैं, कहीं आरटीओ खड़े रहते हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट खड़ा रहता है। तो ये जगह जगह पर ब्राइब लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो उससे कीमतें बढ़ जाती हैं, वो वसूला जाता है जनता से। तो जनता को ना तो पैसे वाइज कोई फायदा मिल रहा है, ना ही अगर हम बात करें उनको पर्यावरण के हिसाब से, तो जनता को तो नुकसान है। लेकिन फायदा होगा किसको? उद्योगपतियों को फायदा होगा, खनन वालों को फायदा होगा, निर्माण जो करने वाले सेक्टर उनको फायदा होगा, लेकिन आम जनता तो हो जाएगी बेहाल। इसके अलावा अरावली जो मरुस्थलीकरण रोकने का काम करती है, तो मरुस्थल भी आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे में बहुत समस्याएं आने वाली हैं। और दिल्ली में जो हम बात करें कि दिल्ली आखिर बसाया क्यों गया एज ए राजधानी, तो एक तरफ देखा गया कि अरावली है तो दूसरी तरफ यमुना है। ऐसे में जहां पर बैलेंस दिखता था कि थार के मरुस्थल से आने वाली गर्म हवाओं को भी रोकेंगे और यमुना का जो मैदान है वो काफी उपजाऊ मैदान, तो ऐसे में एक प्राकृतिक संतुलन को देख करके दिल्ली बसाया गया था। कलकत्ता से दिल्ली को इसलिए शिफ्ट किया गया था। लेकिन कोर्ट का जो कहना है, तो यहां पर क्या है उसको देखते। केंद्र सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करना चाहिए, विशेषज्ञों का ऐसा मानना है, और कोर्ट की अपनी सीमाएं हैं, तो कोर्ट इस पर ज्यादा नहीं कह पाएगा कुछ, क्योंकि यहां पे व्यवहारिक तौर पे तो सरकार को आगे बढ़कर के इस पॉलिसी को लागू करना है और ऐसे में देखना होगा कि सरकार किस तरह से इस नीति को लागू करती है। लेकिन जहां तक लगता है तो दुरुपयोग तो देखिए रोकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अरावली को अगर नहीं बचाया, जनता ने आगे बढ़ के नहीं किया, तो ये जो निर्णय है, जिस तरह से हमारे वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी, जो कि खुद भी उसी इलाके से आते हैं, अरावली के इलाके से, राजस्थान से आते हैं, वे जो सफाई दे रहे हैं कि 100 मीटर से ऊंची जो पहाड़ है सिर्फ उन्हीं को प्रभाव, वे देखिए वो क्या है ना, इस तरह की परिभाषा जो बदलाव किया गया, ये तय मान के चली कि सरकार में जो शामिल लोग हैं, जिनके ऊपर उद्योगपतियों का दबाव है, खनन माफिया का दबाव है, उनके प्रेशर से इस तरह के निर्णय सरकार करने के लिए बाध्य हो जाएगी आगे चल के, कि कोई भी अरावली की 100 मीटर से नीचे की जितनी चोटियां वे एक दिन समाप्त हो जाएंगी। ये भविष्य में देखने वाली बात है, बहुत ही गंभीर परिणाम होने वाले हैं। तो ये मान के चलें कि कोर्ट के जो फैसला उसमें खतरा नहीं है, बल्कि उसके दुरुपयोग में, क्योंकि इसी को आधार बना करके जो सरकारें हैं वो भूमि रिकॉर्ड में जो चीज लिखी होगी वे कहेंगे नहीं ये तो जंगल की जमीन नहीं है, इसका उपयोग किया जा सकता है, वहां खनन किया जा सकता है। तो देखिए क्या स्थितियां होने वाली हैं। चलिए आगे समझते हैं कि यहां पर और क्या चीजें बदलने वाली हैं। तो अभी यहां पे अरावली से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा पहले कर लेते हैं। क्या है तो देखिए, अरावली का दक्षिण पश्चिमी सिरा गुजरात के पालनपुर से शुरू होता है और जो कि आता है कहां तक, दिल्ली तक। अब ये पालनपुर वाला जो जिला है तो ये अरावली जिला कहलाता है और ये इसकी सीमाएं जुड़ती कहां, माउंट आबू से। अब राजस्थान में अरावली का सबसे बड़ा हिस्सा जो है, जो कि लगभग राजस्थान में 80% अरावली है, जो कि 13 से 15 जिले तक फैला हुआ है, जिसमें सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, अलवर, सीकर आदि को ये कवर करता है।
राजस्थान में अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन है? गुरु शिखर। ध्यान रखिए, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप एस्पिरेंट हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी। और एक आप आम नागरिक हैं तो भी अरावली के विषय में अच्छे से समझ जाए, तो इन फैक्ट्स पर ध्यान दें। हरियाणा में अगर बात करें तो अरावली जो है गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी इत्यादि इलाकों में पूरा फैला हुआ, और ये दिल्ली एनसीआर के लिए ये धूल के बैरियर के तौर पे काम करता है कि रेगिस्तान से उड़ने वाली धूल को यहां नहीं आने देता है। दिल्ली में अगर हम बात करें तो रायसीना हिल, जहां पे राष्ट्रपति भवन है, वह अरावली का ही हिस्सा है। तो कुल मिलाकर के अरावली 4 राज्यों के 29 जिलों में फैला हुआ है, और इसके ऊपर काम चल रहा है ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का कि किस तरह से अरावली बचाती है। हमें अरावली की जो ग्रीन वॉल है इसे बचा के रखना है ताकि मरुस्थलीकरण को रोक सके। और राजस्थान को ये 2 भागों में विभाजित करती है। पश्चिम की तरफ है मरुस्थल और पूर्व की तरफ है उपजाऊ मैदान। तो जो लोग भी राजस्थान घूमने आते हैं उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि जयपुर वाला जो राजस्थान इस तरफ वाला जो देखते हैं अरावली के पूर्व वाला, वो पूरा हरियाली दिखती है, और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो वहां पर उन्हें मरुस्थल दिखता है। जो लोग सिर्फ किताबों में पढ़ते कि रेगिस्तान कहां पर है, मरुस्थल कहां पर है राजस्थान, तो उन्हें राजस्थान में जाकर के ये जो पूर्वी राजस्थान में जाकर के काफी आश्चर्य होता है, तो कह रही है ये तो हरा भरा है। तो ध्यान रखिए, अब वो हरियाली भी चली जाएगी अगर ये स्थितियां रही। इसके अलावा अरावली से कई नदियां निकलती हैं, जैसे बनास, लूनी, साबरमती, साहिबी। इन नदियों का जो जल स्रोत है, वो जिनकी उत्पत्ति होती है वो अरावली से ही होती है। अरावली से रिस रिस के पानी नदियों में आता है, तो जल संरक्षण के लिहाज से बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बात करें वन्य जीवों की संरक्षण की, तो हरियाणा, राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों में तेंदुआ, लकड़बग्गा, नीलगाय, इस तरह के जानवर। इसके अलावा यहीं पर रणथंबोर और सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है वो भी इसी इलाके में है। अगर बात की जाए एक और मुद्दे की कि वर्तमान में अरावली खनन और शहरीकरण के कारण खतरे में है, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अरावली के सुरक्षा पर जोर दिया है, लेकिन वर्तमान में जो परिभाषा अरावली के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है, इसके कारण अरावली की समस्याएं बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, और इस परिभाषा का राज्य सरकारों के द्वारा, सरकारी विभागों के द्वारा दुरुपयोग करने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसलिए यहाँ पर हर जगह सोशल मीडिया हो या फिर सड़क पे हो या विपक्षी दलों के द्वारा हो, लगातार सेव अरावली के लिए कोशिशें की जा रही कि अरावली को अगर बचाया जा सके। और ये जो 100 मीटर वाली जो परिभाषा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, इसमें अगर किसी तरह के बदलाव किए जा सके जिससे कि अरावली भविष्य में बचाई जा सके, पूरी संभावना व्यक्त की जा रही कि शायद अगर लोग लगातार दबाव बनाएं तो अरावली को बचाया जाए। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप इन बातों को समझ पाए होंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी सेव अरावली कैंपेन जो चल रहा है उसमें भागीदारी निभाइए, क्योंकि देखिए सरकार किस तरह से नियमों का, परिभाषाओं का दुरुपयोग किया जाता है, और सरकार के साथ जुड़े जो भू माफिया होते हैं, खनन माफिया होते हैं, किस तरह से नियमों का दुरुपयोग करते हैं और वे सोचते हैं वे बच जाएंगे। ऐसे में आम जनता की खास जिम्मेदारी बनती है कि वे अरावली को बचाने के लिए आगे आएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए ताकि वास्तविक समस्याएं पता चल सके कि अरावली क्यों जरूरी है। ना केवल वो मरुस्थलीकरण को रोकती है, धूल भरी आंधियों को रोकती है, बल्कि यहाँ पर सारे जीव जंतु जो पूरे इस 1800 किलोमीटर लंबी जो रेंजेस हैं, इस पर रहने वाले लोगों को न केवल पानी उपलब्ध कराती है, जीव जंतु की आश्रय उपलब्ध कराती है, और पर्यटन के लिए कई सारे यहाँ पर केंद्र हैं, उनसे भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे आय सृजित होती है। और सबसे बड़ी चीज कि उत्तर भारत के फेफड़ों के तौर पे काम करती। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आप अरावली के महत्व को समझ पाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आप अरावली को बचाने के प्रयासों में, इस जितने भी प्रयास चल रहे हैं उनमें सहयोग करते हैं, नहीं करते हैं? अरावली को इस तरह से बर्बाद होते हुए आप देखना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि पर्यावरण अगर रहेगा तो हम भी बचे रहेंगे, हमारी भावी पीढ़ियां बची रहेंगी, अन्यथा काफ़ी विनाश आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक आप हजेला आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म हजेला आईएएस पर बने रहिए, अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखिए। नमस्कार दोस्तों।